द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हालांकि काफ़ी लंबा समय हो गया साइंस की क्लास लिए, आज हम उसी रफ्तार में वापस आगे बढ़ाएंगे। साइंस की महामैराथन में कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें एक टॉपिक तो हमने क्लियर करवा दिया था जिसका नाम ग्रंथि था, और दूसरा हम टॉपिक है वो पढ़ रहे थे जो पाचन हमने स्टार्ट किया था। तो पाचन के बारे में पहले हल्का सा, जो पहले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में एक हल्का सा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। होगा ये कि आपको कुछ बातें हैं वो पिछली क्लास वाली यहाँ जो काम आएगी वो आपको भी वापस याद हो जाएगी। तो एक बार हल्का सा वापस क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पाचन। क्या पढ़ रहे थे? पाचन। पाचन के बारे में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पाचन की क्या परिभाषा होती है। तो क्या परिभाषा होती है, तो मैंने आपको बताया था पाचन के बारे में, बड़ा वाला भोजन था वो छोटे वाले भोजन में टूट रहा था, मतलब जटिल व अघुलनशील भोजन। जटिल व अघुलनशील भोजन सरल व घुलनशील भोजन में बदल रहा था। ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही कहलाती है अपने पाचन। जटिल व अघुलनशील भोजन का सरल व घुलनशील भोजन में बदलना क्या कहलाता है? अपने पाचन। फिर दूसरी मैंने आपको परिभाषा बताई थी पाचन तंत्र, मतलब पाचन की प्रक्रिया में बड़े भोजन को तोड़ने में जो जो शरीर के अंग काम आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। जैसे फॉर एग्जांपल पाचन तंत्र में पहला वाला अंग कौन सा था? मुख छिद्र, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, मलाशय और गुदा छिद्र। ये सब जो है ये पाचन तंत्र के भाग थे। पाचन तंत्र जो होता है इसके भाग थे ये। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ रहे थे कि पाचन तंत्र में पाचन की क्या क्या अभिक्रियाएं हैं, किस प्रकार से सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मुख छिद्र, फिर मुख गुहा, फिर आता है अपने ग्रसनी, फिर आता है ग्रासनाल, फिर आता है अपने आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा छिद्र के द्वारा अपन अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा उसको क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ये था। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई भोजन खाओगे तो उसमें बहुत सारे पदार्थ आएंगे, और उन पदार्थों में मेन जो पदार्थ था एक तो था कार्बोहाइड्रेट, एक थी अपने वसा और एक था अपने प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल रहा था या माल्टोज ग्लूकोज में बदल रहा था। इन सब को बदलने में जो काम आता था उसका नाम था टाइलिन एंजाइम। फिर वसा है वो वशीय अम्ल में परिवर्तित हो रही थी, वसा ला पेज पर। डायलॉग मैंने बताया था एक, मैंने कहा था कहानी के द्वारा उसको याद रखना, वसा ला पेज पर। तो कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन है वो बदल रहा था एमिनो अम्ल में, और इनके लिए एंजाइम थे एक तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और यूरोप्सिन। ये जो एंजाइम थे वो किसको किस में बदल रहे थे? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर आगे हम पढ़ेंगे, अभी एक एक को खोल के हम देखेंगे। आहार नाल पढ़ेंगे, आहार नाल 10 मीटर लंबी होती है वो भी बता दिया था मैंने। तो एक एक को हम खोल के पढ़ेंगे। एक बात याद रखना, जितना आप रिवीजन करोगे लिख लिख के आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। की पॉइंट लिखा करो, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया वापस दूसरे दिन देख लिया, ऐसे नहीं। पढ़ाई का भी एक तरीका होता है, सही तरीके से पढ़ोगे तो ही लाइफ में सक्सेस होना है, वरना कोई सक्सेस नहीं होता। ऐसे नहीं कि एक बार आंखों से देख लिया फिर अपने को याद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं होता। देखने से अगर याद होता तो सबको याद हो जाता। लिखना पड़ेगा, जितना लिख लिख के याद करोगे उतना गहनता से आपके अंदर उतरता जाएगा। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ो उससे पहले कल वाले का थोड़ा रिवीजन कर लिया, हालांकि 2-5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। तो आज हम आगे वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पाचन में आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है आहार नाल।
आहार नाल ये 10 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है आहार नाल? 10 मीटर लंबी होती है। सबसे पहले भोजन है वो मुख छिद्र में जाता है। ये अपने आहार नाल है। कितने मीटर लंबी होती है? 10 मीटर। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, नाल का मतलब होता है नली, मतलब जिसमें से भोजन निकलता है, जिसमें से भोजन बहता है, जिसमें भोजन चलता है, वही कहलाती है आहार नाल। कितने मीटर लंबी होती है? 10 मीटर। सबसे आगे वाला जो ये आपको भाग दिख रहा है, ये, इसे अपन कहते हैं मुख छिद्र। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं मुख गुहा। इस मुख गुहा में दांत भी होते हैं, लार भी होती है और एक जीभ भी होती है। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं अपने ग्रसनी। ये जो बड़ी वाली यहां से यहां तक लंबी जो दिख रही है इसे कहते हैं अपन ग्रासनाल। ये जो आपको दिख रहा है इसे अपन कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं अपन? आमाशय। और यहां जो होती है यहां से यहां तक 3 भागों में डिवाइड होती है, ये इसे कहते हैं छोटी आंत। और कितने मीटर लंबी होती है आप सभी को पता ही है? 6 मीटर लंबी होती है ये। और इसके भी वापस 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होती है जेजुनम, एक होती है इलियम और एक होती है गृहिणी। इस छोटे आंत का ही दूसरा नाम है शुद्रांत। छोटी आंत नाम ना देकर ये नाम भी दे सकता है आपको। ये जो आपको दिख रही है इसे अपन कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों कहते हैं ये अभी देखेंगे। ये जो 3 भागों में आपको डिवाइड दिख रही है यहां, ये होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी वापस 3 टाइप्स होते हैं। और बड़ी आंत ये 1.6 मीटर लंबी होती है। और इसी का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं बृहद्रांत। क्या कहते हैं अपन? बृहद्रांत। एक तो बड़ी आंत में होता है सिकम, एक होता है कोलम, एक होता है मलाशय। ये पूरी की पूरी क्या होती है? आहारनाल। यहां से लेकर यहां तक क्या होती है? आहारनाल। और लास्ट में जो छेद दिख रहा है उसे कहते हैं गुदा छिद्र। ये पूरी की पूरी क्या है? आहारनाल। भोजन बाहर पड़ा है यहाँ, ये भोजन है। भोजन जाएगा, जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ भोजन का पाचन होगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कोई रस निकलेगा, फिर यहाँ दोबारा इसके द्वारा क्या आ जाएगा? भोजन बाहर, और उसके द्वारा फिर क्या आ जाएगा? भोजन बाहर। ये जो पूरी प्रोसेस है ये पाचन की प्रोसेस है। और पाचन की प्रोसेस में, पाचन में सबसे सहायक होता है ज्यादा, मतलब पाचन में सबसे ज्यादा किसी की भूमिका होती है तो वो आहार नाल है। भोजन का पूर्ण तरीके से पाचन कर लेता है। अब भोजन में मैंने आपको 3 पदार्थ बताए थे, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, वसा भी होती है और प्रोटीन भी होती है। इन सब का जो पाचन है वो शरीर के अलग अलग अंगों में होता है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे? एक एक अंग को खोलेंगे और किसका पाचन कहां पर होता है, किस एंजाइम के द्वारा होता है, वो हम एक एक अपन देखते जाएंगे। देख लो, पहले ये जटिल व अघुलनशील था, फिर अपने अंदर आया तो सरल और घुलनशील बदल जाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगी। अब ग्लूकोज ले जाने का काम कौन करेगा? आपको पता है, मैंने बताया था कल, गाड़ी करेगी। अब गाड़ी का नाम क्या था? इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम था? इंसुलिन हार्मोन। फिर वापस ग्लूकोज को रक्त से लेके जाने का काम, कोशिका तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन। ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? स्वांगीकरण। क्या कहलाएगी? अपने स्वांगीकरण। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम एक एक को खोलेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे पढ़ते हैं अपन। अब एक एक को अपन खोलते हैं। उसमें सबसे पहला ही अपने है मुख गुहा।
पाचन तंत्र में सबसे पहला जो अंग होता है जिसमें भोजन प्रवेश करता है वो कौन सा होता है? मुख गुहा। कौन सा होता है? मुख गुहा। ये अपने मुख गुहा है। मुख गुहा में जहां से भोजन प्रवेश करता है इसका नाम है अपने मुख छिद्र। इसमें होता है दांत। मुंह में क्या होता है? दांत। और ये कहलाता है अपने मुख गुहा, अंदर वाला। हम क्या पढ़ रहे हैं? मुख गुहा। अब इसमें होती है जीभ। क्या होती है? जीभ। अब इनके बीच में ग्रंथियां पाई जाती है जहां से लार निकलती है, लार टपकती है। मुख में आती है लार, आप सभी को पता है लार कहां आती है? मुख में आती है कि कान में आती है कि नाक में आती है? मुख में। क्या आती है मुख में? लार। ये जो लार है ये भोजन में पाचन करने में सबसे ज्यादा सहायक है। मुंह में जैसे भोजन जाएगा तो उसमें ये लार ग्रंथियां जो है वो एक्टिव हो जाएगी, अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। साइलेंसर लगा हुआ है, जैसे भोजन अपन करेंगे तो अपने मुख के अंदर क्या है? लार। क्या है? लार। और वो लार एक्टिव हो जाएगी और उस भोजन को चारों ओर से घेर लेगी और लार है वो उस भोजन पे आ जाएगी। किस पर आ जाएगी? भोजन पर। और भोजन के पाचन में वो सहायक होती है। तो अपने मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। कितने जोड़ी पाई जाती है? 3। स्लाइवा। लार ग्रंथि अपने मुख के अंदर कितने जोड़ी पाई जाती है? 3। मतलब संख्या में तो 6 होती है लेकिन जोड़ी कितनी होती है? 3। आपको पता ही होगा जोड़ा, शादी का जोड़ा देखते हैं जिसमें 2 ही होते हैं, मियाँ और बीवी। कि 4 होते हैं? 2। तो जोड़ी में 6 हो गए। और जोड़ी पूछे तो 3। लार ग्रंथि जोड़ी में पूछे तो 3 और वैसे कितनी होती है? 6। इनमें सबसे पहली जो होती है वो तो होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे पहली वाली जो होती है वो कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरी जो होती है इसमें, दूसरी होती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लार ग्रंथि। और तीसरी जो होती है उसे कहते हैं टाइलिन लार ग्रंथि। तो कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है अपने मुख के अंदर? 3। कौन कौन से? पैरोटिड लार ग्रंथि, लाइसोजाइम लार ग्रंथि और टाइलिन लार ग्रंथि। अब इन सभी का काम क्या होता है? अलग अलग। जिस प्रकार देखो मैं हूं, अब मेरे आंख है, नाक है, हाथ है, इन सबका कार्य अलग अलग है या एक ही है? सबका अलग है। आंख है तो देखेगी, हाथ है तो काम करेंगे, मुंह है तो बोलने का, यानी सबको काम बांटा हुआ है। तो इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर जो 3 ग्रंथियां हैं उनका काम भी अलग अलग है। अब पैरोटिड है वो अलग काम करेगी, लाइसोजाइम है वो अलग काम करेगी, टाइलिन है वो अलग काम करेगी। तीनों के तीनों काम क्या है? बांटे हुए हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इन सब में अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछे तो वो कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। लाइसोजाइम, अब आप भोजन खाओगे, आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अपन देखते हैं तो अपने हाथ के ऊपर भी छोटे 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 कीड़े मकोड़े होते हैं। अब ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये भोजन के द्वारा कहाँ जाते हैं? अपने अंदर। तो अपने अंदर जाएंगे तो अपने को बीमार कर देंगे। तो इसके लिए भगवान ने पहले से इंतजाम किया हुआ है कि भाई ये लोग है ये बिना हाथ धोए खाना खाएंगे वैसे ही तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। तो उनके लिए भगवान ने पहले ही कुछ प्रक्रियाएं बनाई हुई है और भगवान को पता है कि ये तो निकम्मा है, वैसे कोई काम तो करते हैं नहीं, फिर क्या करेंगे? ऐसे भोजन खाएंगे नहीं। तो भगवान ने आपकी तरफ देखते हुए पहले ही आपके अंदर एक बीमारी को मारने वाला आदमी बिठाया हुआ है। तो उस आदमी का जो नाम है उसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम।
ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, कवक है, आपके हाथ के द्वारा या भोजन के साथ जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये वाले भाई साहब है वो एक्टिव हो जाएंगे। भगवान ने हमको काम सौंपा हुआ है कि इनके साथ में, किनके साथ, भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया है या जीवाणु आते हैं तो आप उसको उधर ही, मुख के अंदर ही नष्ट कर दो। इसीलिए उसे कहते हैं नष्टकारी एंजाइम, नष्टकारी लार ग्रंथि, या उसी का दूसरा नाम है रोगाणुनाशक। लार ग्रंथि क्या करती है, जीवाणु और बैक्टीरिया को वहीं तुरंत जैसे ही भोजन के साथ में अंदर आएगा ये भाई साहब एक्टिव होंगे और उनको उधर ही मार देंगे तुरंत। दो काम। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। लाइसोजाइम ग्रंथि लार ग्रंथि वो क्या काम करती है, नष्टकारी लार ग्रंथि है। नाम क्या है, नष्टकारी लार ग्रंथि, या दूसरा नाम क्या है, रोगाणुनाशक। जैसे ही भोजन के साथ में बैक्टीरिया है, जीवाणु है, अंदर आएंगे तो ये वाले भाई साहब उनको क्या कर देंगे, वहीं पर नष्ट कर देंगे। लास्ट वाली ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि ये टाइलिन एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, बड़ा भोजन था या इसी का दूसरा नाम क्या था, स्टार्च, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, बड़ा जटिल व घुलनशील भोजन है उसको सरल व घुलनशील भोजन में बदल देगा। स्टार्च है वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है उसको ग्लूकोज में बदलने का कोई काम करता है, वो काम होता है टाइलिन लार ग्रंथि का। और इसी टाइलिन लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम। इसीलिए इस टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम है सार्य एमाइलेज एंजाइम। सार्य एमाइलेज एंजाइम। अब कहा देखो, तीन एंजाइम थे, तीन लार ग्रंथियां थी, तीनों से एंजाइम निकलेंगे। पैरोटिड लार ग्रंथि से पैरोटिड एंजाइम, लाइसोजाइम से लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन से टाइलिन एंजाइम। तीनों का काम अलग अलग है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपको पूछे तो कौन सी है, पैरोटिड लार ग्रंथि। आपको पूछे रोगाणुनाशक या जीवाणु या बैक्टीरिया को मारने वाली ग्रंथि कौन सी है, वो है लाइसोजाइम अपने लार ग्रंथि। फिर पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में कौन सी लार ग्रंथि काम करती है, टाइलिन। इसका मतलब मुख के अंदर ये सब कहां पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर। कहां पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर। तो मुख गुहा के अंदर ये पाई जाएगी तो आपको हल्का हल्का अंदाजा हो रहा होगा कि मुख गुहा के अंदर किसका पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। जबकि हम भोजन कर रहे थे उसके साथ में तीन पदार्थ जा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा था, वसा भी जा रही थी और प्रोटीन भी जा रहा था। सबका काम अलग अलग था। तो सबसे पहले अपने जो पाचन होता है, जैसे ही मैं भोजन को खाऊंगा तो मुख गुहा के यानी मुख के अंदर जाएगा और मुख के अंदर जाते ही अपने तीन ग्रंथियां है वो एक्टिव हो जाएगी। लार ग्रंथि कौन कौन सी, तीन लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, लाइसोजाइम लार ग्रंथि और टाइलिन लार ग्रंथि। ये तीनों एक्टिव हो जाएगी और तीनों अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। पैरोटिड तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, तो सबसे बड़ा होगा वो ज्यादा काम करेगा। तो स्लेवा या लार में 99% तो होता है पानी और 1% होता है अन्य पदार्थ या अन्य एंजाइम। स्लेवा या लार में पानी की मात्रा कितनी होती है, 99% तो होता है पानी और 1% जो है वो अन्य कोई एंजाइम होता है, जिसमें टाइलिन भी हो सकता है, अपने लाइसोजाइम भी हो सकता है। पैरोटिड ग्रंथि सबसे ज्यादा बड़ी है तो सबसे ज्यादा क्या निकालेगी, पानी। तो पानी निकालने का जो काम करती है या लार में सबसे ज्यादा जो पानी होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पैरोटिड। कौन होता है, पैरोटिड। और जीवाणुओं को मारने में, भोजन के साथ में जीवाणु आते हैं उनको मारने में सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो किसकी होती है, लाइसोजाइम की। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट को बदलने में, किस में बदलने में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, टाइलिन एंजाइम की। किसकी होती है, टाइलिन एंजाइम की। तो मुख में, नोट, मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मुख में पाचन, पाचन किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का।
क्यों होता है आपको पूछे, हालांकि ऐसा सवाल पूछ लिया कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जबकि वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता, क्यों, कारण बताइए। तो आप क्या करोगे, सीधा सा आंसर लिखना। आंसर ये लिखना कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने वाले एंजाइम मुख में उपस्थित होते हैं। फिर पूछिए कि दूसरे का क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको पाचन करने वाले एंजाइम मुख में उपस्थित नहीं होते, इसलिए प्रोटीन और वसा का जो पाचन है वो मुख में नहीं होता, क्योंकि उनका पाचन करने वाले एंजाइम मुख में होंगे नहीं तो पाचन होगा कैसे, नहीं होगा। इसलिए मुख में केवल और केवल किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये कोटेशन लिख के भी आपको दे सकता है, सत्य असत्य। अब सत्य असत्य में आपको कह सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, सत्य है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में नहीं होता, असत्य है। सीधी सी बात है, मुख में होता है। फिर पूछे क्या वसा का पाचन मुख में होता है क्या, नहीं, वसा का पाचन मुख में नहीं होता। पूछे प्रोटीन का पाचन मुख में होता है क्या, नहीं, प्रोटीन का भी पाचन मुख में होता नहीं है। याद रहेगा। तो ये वाले जो अपने देख रहे थे ये कौन से थे, अपने मुख गुहा में। तो मुख गुहा में सबसे पहला अपने स्टेप बढ़ा है आगे, उसमें सबसे पहला जो पाचन हुआ है वो किसका हुआ है, अपने कार्बोहाइड्रेट का। और उसमें भी एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। कितने जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, 3। कौन कौन सी, पैरोटिड, लाइसोजाइम और टाइलिन। याद रहेगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा में लार तो आ गई, अब मुख गुहा में आएंगे दांत। मुख गुहा के अंदर ही आएंगे अभी। मुख गुहा के अंदर आएंगे दांत, टिथ। दांत, मुख गुहा के अंदर क्या आएंगे, दांत। स्लाइवा के बारे में, लार के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, दांत। दांत जो है वो सबसे कठोरतम ऊतक का बना होता है। काफी कठोर, शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी दांत में ही होता है। उसका नाम तो इनेमल है लेकिन होता दांत में। किसमें होता है, दांत में। तो सबसे कठोरतम ऊतक से मिलकर ही क्या बना होता है, दांत। क्या बना होता है, दांत। और दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को, जिस प्रकार मैंने आपको कोशिका के अध्ययन को बताया था साइटोलॉजी कहते हैं, और ऊतक के अध्ययन को क्या बताया था, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। इसी प्रकार दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं अपन, ओडेंटोलॉजी। और दांत सबसे ज्यादा खराब या दांतों को सबसे ज्यादा को क्षति पहुंचाता है तो वो होता है अपने फ्लोरीन। सबसे ज्यादा दांतों को क्षति पहुंचाने वाला जो होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन। ये मान लो दांत है। अब दांत के दो भाग होते हैं, एक तो उसका आंतरिक भाग ये वाला, और एक इसका हो गया ये बाहरी वाला भाग। ये बाहरी वाला भाग, ये तो हो गया अपने आंतरिक भाग। और एक इसका जो भाग होता है उसे कहते हैं बाहरी भाग या बाह्य भाग, जो भी आप नाम दे दो। दांत दो प्रकार के हैं, देख लो। एक तो उसके अंदर वाला भाग है दांत के, और एक उसके बाहर वाला भाग है। तो दांत के जो बाह्य भाग होता है, बाह्य भाग होता है, इसे तो अपन कहते हैं इनेमल। यही सबसे कठोरतम भाग है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है वो दांत में होता है, उसका नाम क्या होता है, इनेमल। और ये बाहरी वाले भाग पर पाया जाता है। इसी प्रकार होता है अपने आंतरिक भाग,
ये जो आंतरिक भाग है इसे कहते हैं डेंटाइन। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। बाह्य भाग को तो क्या कहते हैं अपन? इनेमल, सबसे कठोरतम भाग होता है। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं अपन? डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। क्या कहते हैं अपन? डेंटाइन। याद रखना, दांत का सबसे कठोरतम भाग या सबसे कठोरतम भाग पूछे तब तो होता है इनेमल। अब वो कौन सा भाग होता है? बाह्य भाग होता है कि आंतरिक भाग होता है? बाह्य भाग। क्या कहते हैं उसे? इनेमल। व्हाइट कलर का होता है। कैल्शियम, कैल्शियम के उस पर क्या लगी होती है? परत। क्या लगी होती है? परत। फिर दांत के अपने दो टाइप्स होते हैं। दांत के कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक तो अपने होता है आंतरिक या फिर कह दो अस्थायी, दांत। एक होता है अपने स्थायी दांत। दांत के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है स्थायी दांत, एक होता है अस्थायी दांत। अब नाम से पता है, स्थायी जो कभी टूटते नहीं है, अस्थायी जो टूट जाते हैं, टूटने के बाद दोबारा आते हैं, जिसे अपन दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत भी, इनका दूसरा नाम क्या है? दूध के दांत। स्थायी दांत जो कभी नहीं टूटते, टूटते। इनकी जो संख्या होती है, जो कभी नहीं टूटते, इनकी संख्या जो होती है वो होती है 12। स्थायी दांत की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12। अस्थायी दांत की जो संख्या होती है, जो टूटते हैं और दोबारा आते हैं, उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। आपको ऐसे भी डायरेक्ट भी फैक्ट के तौर पर भी पूछ सकता है कि अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 20। स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 12। दांत सबसे कठोरतम ऊतक से बना होता है, इसके अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाती है? फ्लोरीन। इसके दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी आवरण होता है और एक आंतरिक आवरण होता है। बाहरी आवरण जो है वो इनेमल का बना होता है, सबसे कठोरतम शरीर का भाग होता है। आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। दांत के दो टाइप्स होते हैं, वैसे अपन देखेंगे और टाइप्स होते हैं, जबकि हल्का हल्का दो टाइप्स इसके याद रखना, एक तो अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत। अस्थायी दांत स्थायित्व के आधार पर दांत पूछे, स्थायित्व के आधार पर। तो स्थायित्व के आधार पर दांत के कितने टाइप्स होते हैं? दो, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी और स्थायी। स्थायी टूटते नहीं है, अस्थायी टूट जाते हैं, जिसके दूध के दांत भी कहते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया? आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो याद रखना, दांत के प्रकार। वो तो स्थायित्व के आधार पर थे। जैसे अपन कहते हैं, जैसे चार लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक तो अपन कहते हैं कि भाई हाइट के आधार पर खड़ा करो उसको, एक अपन कहते हैं कि भाई वजन के आधार पर खड़ा करो। तो आधार अलग अलग हो सकता है, आधार क्या हो सकता है? अलग अलग। तो इसी प्रकार पहले हमने देखा था वो स्थायित्व के आधार पर, एक ज्यादा दिन तक रहते हैं, एक ज्यादा दिन तक नहीं रहते। इसी प्रकार अपन देखेंगे दांत के प्रकार आगे। अब दांत के प्रकार में आपको एक सिंपल से ट्रिक्स जो मैं कहता हूं याद रखना, रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैं ट्रिक्स कहता हूं उसको आप 2-3 बार बोल लोगे तो याद रह जाएगा। अभी आपने देखा होगा राजनीति में काफी माहौल है वो गर्म चल रहा होगा, और अपने राजस्थान में एक सरकार है कांग्रेस, तो उन्हीं के आधार पर एक ट्रिक्स है जिसका नाम है आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह। हिंदी में याद रखना आप, आई कांग्रेस पीएम, पीएम लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, और मनमोहन सिंह। याद रहेगा, ट्रिक्स याद रखना, आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह, आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह। अब देखो इनसे दांत के टाइप्स निकल के आएंगे। आई से तो हो जाएगा इंसाइजर,
जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कृतंक। क्या कहते हैं? कृतंक। इससे बन जाएगा कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। पीएम से हो जाएगा प्रीमोलर, या इसी को कहते हैं चवर्णक, अग्र चवर्णक। आगे होते हैं इसलिए उसी का दूसरा नाम है अग्र चवर्णक। इसे कहते हैं अपन मोलर, चवर्णक। ये दांत के टाइप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? दांत के टाइप्स होते हैं। याद रखना आपने, दांत के टाइप्स कितने हैं? 4 टाइप से दांत के। कितने टाइप से? 4। आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह, आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह। सबसे पहला इंसाइजर, फिर आ जाएगा कैनाइन, फिर आ जाएगा प्रीमोलर, और फिर आ जाएगा अपने मोलर। क्या आ जाएगा? मोलर। इंसाइजर, इंसाइजर नाम से पता है ये कतरने का काम करते हैं। जैसे आप भोजन खाओगे, आपने देखा होगा पहले जमाने में मम्मी क्या होती थी, रोटी को ऐसे गोल 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 करके देती थी, फिर अपन उसका ऐसे चबाते थे और आगे वाला हिस्से जो दांत है वो उसको तोड़ने में सहायक होते थे। जैसे कतरना कहते हैं। क्या कहते हैं? कतरना। चूहे होते हैं, चूहे, उनमें ये दांत ज्यादा पाए जाते हैं। तभी तो देखो जाल, बड़े बड़े जालों को वो कुतर देते, धीरे 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 करके क्या कर देते हैं? कुतर देते हैं। तो कतरने में जो काम आता है वो कौन से दांत काम आते हैं? इंसाइजर। कौन से दांत काम आते हैं? इंसाइजर। और इनकी जो संख्या होती है, देख लो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है ऊपरी जबड़ा, एक होता है निचला जबड़ा। जबड़े भी अपने कितने होते हैं? 2। एक तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला जबड़ा ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला जबड़ा। अब ऊपर भी दांत है और नीचे भी, जितने ऊपर है उतने के उतने नीचे। दोनों की संख्या क्या है? सेम है। तो सबसे पहले वाले जो दांत होते हैं वो किस काम में आते हैं? कतरने के लिए, और उनका नाम क्या होता है? इंसाइजर। क्या नाम होता है? इंसाइजर। और ये 2 ऊपर होते हैं और 2 ही नीचे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ऐसे, जिसमें 4 तो ऐसे होते हैं, 4 देख लो, ये 4 होते हैं ऐसे, और 4 ही ऊपर और 4 ही नीचे होते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे। अब मान लो ये रोटी, जैसे मैं इसको चबाऊंगा ऐसे, तो मेरे दांत है वो उसको चबाने के लिए काम करेंगे। अब ये चबाने के लिए काम करेंगे जैसे, तो 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो जो भी वस्तु है, जो पदार्थ है, वो टूट जाएगा। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, इनकी संख्या होती है 8। टोटल कितने होते हैं इंसाइजर दांत? 8। काम क्या करता है ये दांत? कतरने का। अब देखो, इन इंसाइजर जो दांत है, इनका दूसरा नाम है नोज टिथ। नोज टिथ, नोज मतलब नाक। नाक के सीध में जो दांत होते हैं, नाक के सीध में जो दांत होते हैं, इन्हीं को कहते हैं इंसाइजर। इसीलिए उनका दूसरा नाम है नोज टिथ। नोज टिथ, नाक के जस्ट नीचे वाले या नाक की सीध में दांत होते हैं, उन्हें कहते हैं नोज टिथ। संख्या कितनी होती है उनकी? 8। कितनी होती है? 8। इंसाइजर क्या काम करते हैं? कतरने का। संख्या कितनी होती है? 8। दूसरा नाम क्या है? नोज टिथ। इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस से निकल गया है कैनाइन, नाम से पता है कैनाइन। अब चीर फाड़ में जो काम आते हैं, जैसे चीर फाड़, कैसे किसी को फाड़ना है, चीरना है, जैसे शेर वगैरह होता है, किसी जानवर को चीर फाड़ देते हैं, तो ये जानवरों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जानवरों में सबसे ज्यादा जो होते हैं दांत, वो कौन से होते हैं? कैनाइन। ये काम आते हैं चीर फाड़ में, सहायक होते हैं। चीर फाड़ में सहायक होते हैं।
ये दो तो ऊपर होते हैं और दो ही नीचे होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे, ऐसे दो ऊपर और दो नीचे। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। कैनाइन दांत कितने होते हैं? 4। ये जीव जंतुओं में ज्यादा होते हैं। ज्यादा ये क्या होते हैं? जीव जंतुओं में ज्यादा होते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी? 4। इनको आइज टिथ भी कहते हैं, मतलब आंख की सीध में होते हैं। अब ये आंख है, मेरी आंख की सीध में जो दांत निकले हुए होते हैं, राक्षस होता है, राक्षस, उनके दो दांत देखे होंगे आपने, दो ऊपर दो नीचे वाले दांत, सेम कंडीशन। तो वो चीर फाड़ में सहायक होते हैं और आंख की सीध में होते हैं। अपनी जो आंख है उसकी सीध में होते हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम है अपने आई टिथ। आई टिथ। जिस प्रकार अपने इसको कहते हैं नोज टिथ, क्योंकि नाक की सीध में, इसी प्रकार ये आंख की सीध में, इसलिए उसका नाम है आई टिथ। आई टिथ किसमें सहायक होते हैं? चीर फाड़ में। किसमें सहायक होते हैं? चीर फाड़ में। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, प्रीमोलर। इनका नाम क्या है? प्रीमोलर। हिंदी में कहते हैं अग्र चवर्णक, मतलब आगे लगे दांत, आगे वाले दांत। एक तो आगे होते हैं और एक पीछे होते हैं। जैसे एक तो अपने यहाँ दांत होते हैं ये वाले, और एक आगे वाले होते हैं। एक तो यहाँ होते हैं और एक आगे वाले होते हैं। तो आगे वाले जो दांत होते हैं ये चबाने में काम आते हैं, चबाने में सहायक होते हैं। किसको? भोजन को। चबाने में क्या होते हैं? सहायक। 4 ऊपर, सेम कंडीशन पहले वाले थे उसी प्रकार में होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 ही नीचे होते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 8। और किस में काम आते हैं? चबाने में। किस में काम आते हैं? चबाने में। ये जो गाल है, इस गाल की सीध में होते हैं, गाल की सीध में होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं चिक टिथ। चिक टिथ गाल की सीध में होते हैं। किसकी सीध में होते हैं? गाल की सीध में। आगे बढ़ते हैं अपन, मोलर। सेम कंडीशन, ये भी चबाने में काम आते हैं। इनकी जो संख्या होती है, ये पीछे वाले, यहां वाले जो दांत होते हैं इसे कहते हैं मोलर। 6 ऊपर होते हैं और 6 ही नीचे होते हैं। इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 12। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 12। कितनी संख्या होती है? 12। चबाने में सहायक होते हैं कौन? मोलर वाले दांत। कौन से दांत? मोलर। तो ये अपने दांतों के प्रकार हो गए। एक बार वापस देख लो, ट्रिक याद रखना, आई कांग्रेस, पीएम मनमोहन सिंह। आई से हो गया इंसाइजर, जिसे हिंदी में कहते हैं कतंक। क्या काम करते हैं? कतरने का। संख्या में कितने होते हैं? 8। नोज टिथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाक की सीध में होते हैं। कैनाइन क्या काम करते हैं? चीर फाड़ में सहायक होते हैं। संख्या कितनी होती है? 4। जीव जंतु जो शेर वगैरह होते हैं ना, इसमें एक कैनाइन दांत होते हैं। और आपको कुछ चूहे में कौन से दांत होते हैं? देख लो, कतरने में काम आते हैं। चीर फाड़ में कौन से काम आते हैं? कैनाइन दांत। प्रीमोलर जो आगे लगे होते हैं, चबाने में सहायक होते हैं। संख्या कितनी होती है? 8। फिर अपने आया अपने मोलर। मोलर के भी कितने होते हैं? 12। 6 ऊपर 6 नीचे। क्या काम करते हैं? चबाने में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? चबाने में। तो ये वाला जो टॉपिक था ये तो अपने दांत था। अपन पढ़ रहे थे आहारनाल। आहारनाल में पहले वाला आपने उठाया है जिसका नाम था अपने मुख गुहा। मुख गुहा में हमने देखा 3 जोड़ी लार पाई जाती है। 3 जोड़ी लार में पैरोटिड लार होती है, लाइसोजाइम लार होती है और टाइलिन होती है। पैरोटिड लार से पानी निकलता है जिसमें 99% तो होता है पानी, 1% अन्य कोई भी एंजाइम होता है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। फिर अपने देखा कि लाइसोजाइम क्या काम करती है? रोगाणुनाशक जो कीटाणु है उसको क्या करती है? मार देती है। फिर अपने देखा टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। तो मुख में केवल किसका पाचन होता है? अपने कार्बोहाइड्रेट का। बाकी का क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी के पाचन करने वाला एंजाइम नहीं पाए जाते। फिर मैंने आपको पढ़ाया दांत सबसे कठोरतम ऊतक से बना होता है। सबसे कठोरतम भाग शरीर का इनेमल होता है, जो बाह्य भाग होता है। आंतरिक भाग को अपन डेंटाइन कहते हैं। सबसे ज्यादा सटी दांतों को किसी से पहुंचती है तो वो अपने फ्लोरिन से पहुंचती है। किससे पहुंचती है? फ्लोरिन से। अपने ओडेंटोलॉजी उसको अध्ययन को कहते हैं। फिर हमने पढ़ाया दांत के टाइप्स स्थायित्व के आधार पर 2 होते हैं। एक तो होता है स्थायी दांत, एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत को दूध के दांत भी कहते हैं। स्थायी दांत 12 होते हैं और वो कितने होते हैं? 20।
फिर मैंने आपको दांत के टाइप्स पढ़ाए कि भाई आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह ट्रिक है, जिसमें आई का मतलब होता है इंसाइजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, पी का मतलब होता है प्रीमोलर और एम का मतलब होता है मोलर। सबके कार्य देख लिए। इंसाइजर का काम कतरने का, संख्या में 8 और उसे नोज टिथ कहते हैं। कांग्रेस से बन गया कैनाइन, कैनाइन मतलब चीर फाड़ में सहायक होते हैं, संख्या 4 होती है, जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आंख की सीध में होते हैं तो आइस टिथ। प्रीमोलर अगर चवरणक भी कहते हैं, चबाने में सहायक होते हैं, संख्या 8 होती है, जिसे चिक टिथ भी कहते हैं। फिर अपने देखिए मोलर क्या काम करता है, चबाने का, और संख्या कितनी होती है 12। तो अपने आज टॉपिक दांत वाला और मुख गुहा वाला पढ़ लिया। आप बार बार उसको रिवाइज करते रहना, आपको याद हो जाएगा। बार बार लिख लिख के याद करने की कोशिश करना। इसी कड़ी में हम कल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर मैं आपको आमाशय पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।